नमस्कार सभी को। आपका हमारे चैनल अनुज क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को अच्छे से खत्म करेंगे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और सेकंड हाफ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हैं। इस वीडियो को देख लेने के बाद में आपको चैप्टर की कहीं और से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ कॉपी पेन रखकर बैठिएगा और जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करूँ सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को अपनी कॉपी में उतारिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज कोई भी ऐसी एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास के वातावरण में कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ज़रूरतों को पूरा करने का मेरा मतलब है कि अगर हमें घर बनवाना है तो हमें सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, हमें अगर ज़िंदा रहना है तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, हमें अगर बिजली बनानी है तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, हमें अगर खेती करनी है तो हमें सॉइल की आवश्यकता पड़ेगी। यानी जो चीज़ हमारी ज़रूरतें पूरी कर सके वो रिसोर्स है। लेकिन उसकी 3 कंडीशंस हैं। क्या है? पहला, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। आज की करंट जनरेशन में ऐसी मशीन्स, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी साइंस होनी चाहिए जो कि उस रिसोर्स का इस्तेमाल अच्छे से कर पाए। हम तो भाई सूरज की रोशनी से बिजली बना लेते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक सूरज की रोशनी से बिजली नहीं बन सकती थी, तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं था। लेकिन आज के समय में है इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी आर्थिक रूप से आप उसे बनाने में समृद्ध हों। ऐसा ना हो कि आपको उसको बनाने के लिए जो मीन्स चाहिए, यानी कि जो फाइनेंस चाहिए, वो अवेलेबल ना हो। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि कल्चरली एक्सेप्टेबल, उस देश का कल्चर, उस इलाके का कल्चर उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। भाई पेड़ काटना हर कल्चर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ के लाइवलीहुड पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, वहाँ के एनवायरनमेंट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हम रिसोर्सेज उन्हीं को मानेंगे जो ज़रूरतें पूरी करें, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि क्रूड ऑयल हुआ, फॉरेस्ट रिसोर्स हुए, लैंड रिसोर्स हुए, नेचुरल गैसेज हुई, वाटर रिसोर्सेज हुआ, ये सब रिसोर्सेज कैटेगरी में आते हैं। अब हमने इन रिसोर्सेज को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज को कैसे बांटा गया। तो पहला है बायोटिक रिसोर्स। ये रिसोर्स ऑब्टेन किए जाते हैं बायोस्फीयर से। बायोस्फीयर वो जगह मानी जाती है जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आपस में मिलकर जिंदगी को जन्म देते हैं, यानी कि लाइफ जहाँ पर एग्जिस्ट करती है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। और जिंदा चीज़ों से डिराइव होने वाली रिसोर्सेज को हम लाइफ से डिराइव होने वाले रिसोर्सेज को हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स अलाइव होते हैं, फ्लोरा यानी पौधे, और फोना यानी कि एनिमल किंगडम पूरा का पूरा, फिशरीज हो गया, सारा का सारा लाइफ स्टॉक, ये सब लिविंग थिंग से डिराइव होते हैं। एबायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं, जैसे कि पत्थर होता तो नेचुरल है लेकिन नॉन लिविंग है, सॉइल हो गई, मेटल हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। सबसे पहले आते हैं देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको वापस से इस्तेमाल करने के बाद रिन्यू या कि रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो फिजिकल मेथड से रिप्रोड्यूस किया जाए, केमिकल तरीके से किया जाए या किसी मैकेनिकल तरीके से किया जाए। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बार 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 इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बिजली बनाने के लिए पानी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब हमारे के पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद में, कंज्यूम होने के बाद में वापस से रिप्लेस नहीं किए जा सकते। जैसे कि ऑयल एक बार यूज़ हो गया तो वो एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, निकल गया। कोयला एक बार यूज़ हो गया तो वो कोयला फिर से यूज़ नहीं हो सकता, वो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आ जाएगा। और जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको भी हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर हम ओनरशिप की कैटेगरी की बात करें कि कौन उन्हें ओन करता है, तो सबसे पहले रिसोर्सेज है हमारे पास इंडिविजुअल रिसोर्सेज। भाई मेरा पर्सनल जो घर है, मेरी जो पर्सनल गाड़ी है, वो मैं प्राइवेटली ओन करता हूँ। किसी कंपनी के द्वारा प्राइवेटली ओन की जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा ओन किए जाए, इसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक व्यक्ति ना कर कर कम्युनिटी के सभी मेंबर्स करते हैं। कॉलोनी में लगा हैंडपंप है, सभी का है। पब्लिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये आसपास की कम्युनिटी के जो लोग हैं उसे इस्तेमाल में लेते हैं। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे देश के ओनरशिप के अंदर में आते हैं, यानी कि एक देश जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है वो नेशनल रिसोर्सेज हैं। टेक्निकली देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे देश में कितने भी कोयले की खदान हो, कोई ऑयल रिग्स हमारे पास हों, या जितने भी मिनरल्स हमारे पास जो प्लेट्यू के आसपास होते हैं, जिनमें हम माइनिंग एक्टिविटी से उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सब हमारे नेशनल रिसोर्सेज के अंदर में आएंगे। सभी नदियाँ हमारी नेशनल रिसोर्स के अंदर में आएंगी। अब एक बात हमें याद रखनी है कि नेशनल रिसोर्सेज में वाटर बॉडीज़ के अंदर भी कुछ हिस्सा है जो हमारे देश में लिया जाता है नेशनल रिसोर्सेज का। एक डायग्राम से मैं आपको उसको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज समझते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो 200 किलोमीटर, समझिए, द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 किलोमीटर दूर जो भी इलाका है उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। और ये बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी की परमिशन के
इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल बॉडीज इसको कंट्रोल रखती हैं, इस पर हम डायरेक्टली ओनरशिप नहीं दिखा सकते। तो पहले मैं आपको ये नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज का एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा था। देखिए, हमारी ज़मीन से 12 नॉटिकल मील, लगभग 22 किलोमीटर, नॉटिकल पानी के अंदर में डिस्टेंस को नापने का एक यूनिट है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका हमारा नेशनल ही माना जाता है, हमारा टेरिटोरियल सी ही माना जाता है। इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सब नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद 12 नॉटिकल माइल से और 12 नॉटिकल माइल के इलाके को हम कहते हैं कंटिगियस जोन। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो होता है 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, यानी कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल के पार वाला इलाका, अप टू पार वाला इलाका, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना हम शुरू कर सकते हैं, परमिशन के साथ में ऑब्वियसली। और इसके बाद का जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम हाई सी कहते हैं, जिस पर किसी एक की ओनरशिप नहीं होती। देखिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए, 12 नॉटिकल तक का माइल हमारा होता है टेरिटोरियल सी, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल वाला इलाका होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें हम अच्छे से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसको भी आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं कौन से नेशनल और कौन से इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में स्टेटस और डेवलपमेंट के बेसिस पर। इसको ध्यान से समझिएगा। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज हैं जो किसी इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा क्योंकि हमारे पास अभी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे राजस्थान और गुजरात में जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा सकता है, विंड एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके बेस पर हम उसे एक्सट्रैक्ट कर पाए। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिसकी हमें क्वांटिटी भी पता है, क्वालिटी भी पता है, उसका पर्याप्त रूप से इस्तेमाल भी चल रहा है। कोयला, पेट्रोल वगैरह है, उसको डेवलप्ड रिसोर्सेज कहा जाता है, जिसका सर्वे हो चुका है, जिसकी सब जानकारी हमारे पास है और जिसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। स्टॉक वो होता है जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। भाई, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज एज रिच रिसोर्सेज, बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी ऑन हाउ टू यूज दैम। हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल के रूप में, लेकिन इतना कंबस्टेबल होता है कि विस्फोट कर देगा। रॉकेट इंजन में यूज़ होता है, रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ होता है। तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम उसमें से अपने काम की एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएँ। तो जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना हो किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करने की, उसे हम स्टॉक कहते हैं। रिजर्व वो होते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे रिजर्व करके छोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं पर्याप्त तरीके से, लेकिन हमने कल के लिए इस्तेमाल में इसको छोड़ दिया है, जिससे भविष्य के लिए हम उसे सेफ रख पाएँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के दूसरे वर्ड की, डेवलपमेंट। तो देखिए भाई, रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप याद करते चलिएगा मेरे साथ साथ, कई सारे आंसर्स में आप लिख सकते हैं। रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये माना जाता है भाई ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, कुदरत ने हमें गिफ्ट के रूप में दिए हैं, और ह्यूमन बींग्स इसका बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कई सारी मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंसान कैसे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए हार्मफुल वो हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। तो पहला हम क्या कर रहे हैं, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन मतलब होता है लेवल कम हो जाना। अपने लालच के प्रति कुछ इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज को डिप्लीट करते चल रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकट्ठे हो जाना कुछ हाथों में, यानी रिसोर्सेज सबके पास नहीं है। किन्हीं जगहों पे तो पानी के भाई पूल भरे हुए हैं, और किन्हीं जगहों पे पीने लायक पानी ही उपलब्ध नहीं है। वो लोग खराब पानी के सोर्सेज से पानी पी रहे हैं। तो इट मीन्स रिच एंड पुअर के बीच में रिसोर्सेज डिवाइड हो चुके हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और सोशल इनजस्टिस भी इसके कारण से होता है। तीसरा है इनडिस्क्रिमिनेट, बिना सोचे समझे एक्सप्लॉइट करना, खराब तरीकों से उसका इस्तेमाल करना, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और जमीन डिग्रेडेशन यानी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। तो तीनों पॉइंट्स आप अच्छे से याद कीजिए। पहला, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूअर हैंड्स, एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। याद करिए अच्छे से, तभी आगे बढ़िएगा। अब इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए हमने क्या किया है, देखिए, सस्टेन्ड क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, ग्लोबल पीस यानी कि पूर्ण रूप से शांति के लिए, कि रिसोर्सेज के लिए झगड़े ना हो। कई सारे झगड़े जमीन के लिए, पेट्रोल के लिए होते रहते हैं, वॉर्स होते रहते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सबके पास पर्याप्त बराबर रिसोर्सेज हों, उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। जैसे कि भाई हमें रिसोर्सेज का जुडिशियल सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनाना चाहिए। अभी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, तो सुनते चलिएगा। ऐसा डेवलपमेंट जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज भी ना हो, आज की प्रेजेंट जनरेशन के साथ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, और फ्यूचर जनरेशन के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज हम ना करें। इट मीन्स उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग के साथ हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना कर आज रिसोर्सेज का इस ढंग से इस्तेमाल करें कि ना तो पॉल्यूशन ज़्यादा हो और ना ही ज़्यादा रिसोर्सेज डिप्लीट हो पाए।
हम अपने पूर्वजों से रिसोर्सेज नहीं ले रहे हैं, हम भविष्य की जनरेशन के लिए रिसोर्सेज छोड़कर जा रहे हैं। आप ऐसी थिंकिंग के साथ में रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें तो बेटर रहेगा। इसको ढंग से करने के लिए हर देश को रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। भाई बिना सोचे समझे रिसोर्सेज निकाल देना, ये तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। तो रिसोर्स प्लानिंग सुनने में तो बड़ा आसान सा है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके स्टेप्स मन में अभी याद करेंगे मेरे साथ सभी लोग। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिसोर्सेज है और कितना उसका वॉल्यूम यानी कितना उसका क्वांटिटी अवेलेबल है उस जगह पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी कंट्री में सर्वे करना पड़ेगा कि कोयला कहाँ कितना उपलब्ध है, किस कैटेगरी का कोयला है, आयरन कहाँ कितना उपलब्ध है, किस कैटेगरी का आयरन है, और इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि उसका मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो सके पूर्ण रूप से, यानी हम उसे नाप सकें कि भाई कितने किलोग्राम यहां से निकल जाएगा। पता चला आपने एक्सट्रैक्ट करा, उसमें से सिर्फ 2 किलो कोयला निकला, वेस्ट ऑफ मनी है। तो पहले हमें इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज और आइडेंटिफाई करना है किस कैटेगरी का रिसोर्स हमारे को मिल रहा है वहां पर। जब हमें इसके बारे में मालूम चल जाए, फिर हम एक प्लान बनाएंगे और उसके अंदर में ये डिसाइड करेंगे कि किस किस टेक्नोलॉजी की मदद से इस्तेमाल में लिया जाएगा। भाई पर्वत को काटने के लिए अलग टेक्नोलॉजी लगेगी, ज़मीन की माइनिंग के लिए अलग टेक्नोलॉजी लगेगी, तो कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कितने कितने और कौन से स्किल के लोग चाहिए, कितने लोग और किस स्किल के इंजीनियर्स चाहिए हमें, या हमें सिर्फ लेबर से काम चल जाएगा। हमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे जो कि हमारे इस प्लान को इंप्लीमेंट करने में मदद करेंगे। फिर जैसे ही हम प्लान बनाएंगे और फिर उस प्लान को हम मेजर करेंगे, मैच करेंगे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान हर देश का होता है। पता चला हमारे को नेशनल डेवलपमेंट प्लान कुछ और कह रहा है और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान कुछ और कह रहा है, वो दोनों का सेम डायरेक्शन में गोल होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, अपने रिसोर्स प्लानिंग में ले पाएंगे। तो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान, याद रखिए इस चीज को। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, मान के चलिए इस देश के अंदर बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने वाला है, बड़े बड़े ब्रिज बनने वाले हैं, फ्लाईओवर्स बनने वाले हैं, जिसके लिए सीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, जिसके लिए लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो उस हिसाब से प्लान बनाया जाए, यानी नेशनल डेवलपमेंट प्लान को सोचकर ही रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए, जो कि हमारे देश के लिए बेटर रहेगा। अब इस चैप्टर के अंदर में हमें 2 प्रकार के रिसोर्सेज समझाए भी जाएंगे, पहला लैंड रिसोर्स, दूसरा सॉइल एज अ रिसोर्स। तो पहले हम जमीन की बात करते हैं, या आखिर ये लैंड है क्या। तो देखिए लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, जमीन नहीं बढ़ाई जा सकती कभी भी। तो लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी नेचुरल वेजिटेशन है, जितने भी हम डेसिडियस फॉरेस्ट देखते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं, सब जमीन पर है। वाइल्ड लाइफ जमीन पर, ह्यूमन लाइफ जमीन पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कई सारी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जिसको पैसों में ना पा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन जमीन पर, कम्युनिकेशन सिस्टम जमीन पर। तो जमीन कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। जमीन लिमिटेड है तो हमें इसका बहुत ही इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत के लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो हमारे देश में अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन, प्लेन मतलब बिल्कुल समतल है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। और प्लेन एरिया पे क्या अच्छा होता है भाई, लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री सेटअप होती है। 30% ऑफ टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री, हमारे देश का 30% टोटल सर्फेस एरिया आर माउंटेन्स, जिससे हमारे देश की इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं। पेरिनियल यानी कि सदाबहार फ्लो होता है रिवर्स का, जिससे कई सारी टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट जरूरी है। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब कई सारी बर्ड्स का माइग्रेशन, हमारे यहाँ पर पानी आना, कई सारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 27% हमारे देश का टोटल एरिया प्लेट्यूज हैं। अब प्लेट्यूज क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं तो सुनिएगा। प्लेट्यूज के अंदर में कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट इसके ऊपर होते हैं, जो कि हमारे देश की को इकोनॉमिकली मजबूत करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब इस जमीन का इस्तेमाल भारत में आखिर कैसे कैसे किया जाता है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि जमीन का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर, जैसे वहाँ की टोपोग्राफी है ना, ऊंचाई नीचाई, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल किस प्रकार की है। दूसरा वहाँ का ह्यूमन फैक्टर, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कैसी डेंसिटी है, और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और कल्चर ट्रेडिशन कैसा है। ये 2 चीज़ें असर डालती हैं कि उस जगह का लैंड यूज किस तरीके से किया जाएगा। लैंड यूज डेटा however is available only for 93% of total geographical area because of the land use reporting for the most of the northeast states except Assam has not been fully done. Also some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China. हमारे पास अपने पूरे देश में सिर्फ 93% का ही डेटा अवेलेबल है। हमारे पास असम का कुछ इलाका है जिसका अभी प्रॉपर सर्वे नहीं हो पाया है, और जम्मू कश्मीर का जो थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान का और थोड़ा सा हिस्सा जो चाइना ऑक्यूपाइड है, उसको हम प्रॉपर सर्वे में नहीं ले पाए हैं। तो हमारे पास ये जो डेटा अवेलेबल है सिर्फ 93% का ही अवेलेबल है, 7% इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस डायग्राम में आप अच्छे समझ पाएंगे कैसे कैसे हमने अपने देश में ज़मीन का इस्तेमाल किया है। तो देखिए लगभग 11% हमारे देश में फॉरेस्ट है ना, पूरी ज़मीन का एरिया हम बात कर रहे हैं। बेरन, बेरन यानी कि बंजर, अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जो बिल्कुल बंजर हो चुका है, वो लगभग हमारे देश में 18.11% है।
एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में यानी कि वहाँ पर लोगों ने रहने का इस्तेमाल ले लिया है, वो हमारे देश में 4.95% है। परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए चरने के लिए जो हमारे पास लैंड है वो 4.71% है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, अलग अलग प्रकार के पेड़ों के लिए एंड ग्रूव्स के लिए जो हमने एरिया छोड़ रखा है वो है हमारे पास में 1.50। और कल्चरेबल वेस्ट लैंड, देखिए अनकल्चरेबल जिस पे अभी क्या नहीं की जा सकती, खेती नहीं की जा सकती, लेकिन कल्चरेबल है जिस पर खेती किए हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुका है और वो कभी भी अनकल्चरेबल कैटेगरी में आ सकता है, वो हमारे पास है 4% के आसपास में। फेलो अदर देन करंट फेलो, तो समझिए करंट फेलो लैंड वो लैंड होता है जिस पर खेती किए हुए 1 साल के अंदर का ही टाइम हुआ है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। और फेलो अदर देन करंट फेलो का मतलब है 1 साल से 5 साल की कैटेगरी के बीच में, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो करंट फेलो 1 साल के अंदर के, 1 साल से 5 साल तक फेलो एंड अदर करंट फेलो, और 5 साल से ऊपर हो चुके हैं उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। और नेट सोन एरिया होता है टोटल एरिया में से जितने एरिया पे हमने खेती की हुई है उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं। तो एरिया जिस पे हमने सोन किया है यानी कि हमने खेती की है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाई 100, उसे हम नेट सोन एरिया देश का कहते हैं। ये दोनों ईयर वाइज डेटा है, आप इसको एक बार अपनी तरफ से गो थ्रू करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर है जमीन की क्वालिटी में गिरावट आ जाना, और कंजर्वेशन मेजर्स हैं कैसे हम उसे रोक सकते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि पेड़ काटना यानी डिफॉरेस्टेशन, जरूरत से ज़्यादा जो मवेशी जैसे कि गाय भैंस भेड़ बकरी हैं वो जरूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग कर देती है ज़मीन पर, तो ज़मीन की क्वालिटी खराब होती है। माइनिंग एंड क्वेरिंग के कारण से भी ज़मीन डिग्रेड होती है, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। कैसे कंट्रोल किया सकता है भाई? पेड़ पौधे लगाकर। अफॉरेस्टेशन से हम लैंड डिग्रेडेशन कम कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट बनाकर, शेल्टर बेल्ट से क्या होता है, किसी भी खेती के आसपास के इलाके में हम बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, जैसे हवा पानी का बहुत तेजी का बहाव वो पेड़ रोक लेते हैं, जिससे सॉइल इरोजन वगैरह नहीं होता और ज़मीन की क्वालिटी बची रहती है। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, जरूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग पर कंट्रोल रखने से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, जो सैंड ड्यून्स होते हैं उसके ऊपर अगर हम थॉर्नी बुशेस को ग्रो कर देंगे तो सैंड ड्यून्स स्टेबलाइज हो जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। और वेस्ट लैंड का अच्छी तरह से मैनेज करने से भी हम ज़मीन को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल रखकर भी हम लैंड डिग्रेडेशन होने से बचा सकते हैं। सभी के सभी इस पॉइंट को अच्छे से याद करें। अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे रिसोर्स की तरफ जो है सॉइल। देखिए सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जिसमें हम पेड़ पौधों को उगाते हैं, जिसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं इस पृथ्वी पर। तो सबसे पहले हमने सॉइल को कैटेगराइज किया हुआ है उनकी थिकनेस, कलर, फॉर्मेशन, टेक्सचर, एज, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर। तो इंडिया में बेसिकली कुछ प्रकार के सॉइल्स हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो पहला रिसोर्स है हमारे पास में, पहला सॉइल है हमारे पास में एल्यूवियल सॉइल। पॉइंट याद करना है हाल के साल, नर्दर्न प्लेन्स हमारा पूरा का पूरा एल्यूवियल सॉइल का ही बना हुआ है। देखिए एल्यूवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो नदी के किनारे बनती है। पानी जब आता है तो अपने साथ में कई सारे न्यूट्रिशन जमीन में देता है, जिसके कारण से एल्यूवियल सॉइल बनती है, जिसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, खादर और भांगर। खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल है जो ज़्यादा फर्टाइल होती है, भांगर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है जो कि ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर पाए जाते हैं, महानदी गोदावरी एंड कृष्णा के माउथ पर, जहाँ से नदी समुद्र में जाती है उसके कुछ इलाकों के आसपास भी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए किया जाता है। और जिन जगहों पे एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेशन होती है और ये ज़्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ही होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जहाँ एल्यूवियल सॉइल है लोग वहाँ ज़्यादा सेटल होते हैं, क्योंकि नर्दर्न प्लेन्स भाई रहने के लिए भी ज़रूरी है और एग्रीकल्चर वाइज भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। याद रखिएगा इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें शुगर केन्स, पैडी क्रॉप्स, व्हीट, पल्सेस, सीरियल ये अच्छे से उगाए जा सकते हैं। तो पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम एल्यूवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है। फर्टाइल सॉइल है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर पाई जाती है और नर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। एल्यूवियल सॉइल दिखने में कुछ ऐसी लगती है जो कि नदी के किनारे आती है और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खेती हो पाती है हमारे देश के लिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज़्यादा होती हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है ब्लैक कलर की होती है, इसको रीगर सॉइल भी कहा जाता है। इसमें कॉटन की अच्छी खेती होती है, तो याद रखिएगा इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। रीगर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे अच्छी उगती है, ये महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में पाया जाता है, गोदावरी कृष्णा वैली के इलाकों में मिलती है। ये एक्सट्रीमली फाइन छोटे छोटे पार्टिकल यानी क्लेई मटेरियल की होती है, क्ले टाइप की होती है, और ये मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड कर सकती है।
इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जब इसकी गहराई में जाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है और ज़्यादा धूप पड़ने से इसके ऊपर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम और पोटैश और लाइम ये भी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो फटाफट से याद कीजिए, ब्लैक सॉइल रीगर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल महाराष्ट्र और सौराष्ट्र मालवा एंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके में पाए जाते हैं और ये बहुत ही क्लेई मटेरियल की होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम की मात्रा ज़्यादा होती है और कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और इसके ऊपर क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का हमारा ब्लैक सॉइल होता है। तो देखिए इसके ऊपर यहाँ पे क्रैक्स बने हुए हैं और ये कॉटन की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल। तो देखिए ये उन जगहों पे पाई जाती है जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं पड़ती। ईस्टर्न एंड सर्दर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सर्दर्न पार्ट में। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड सर्दर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, यानी गंगा प्लेन के सर्दर्न पार्ट में भी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। वेस्टर्न घाट के साथ साथ भी ये वाली सॉइल पाई जाती है। ये रेडिश यानी कि रेड कलर की होती है क्योंकि इसके अंदर में आयरन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म डिफ्यूज हो चुका होता है। और आयरन, जैसे भाई जंग लगने पे आयरन रेड कलर का ही हो जाता है, तो उसी प्रकार से ये सॉइल जो होती है रेड कलर की होती है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक, तो इसका मतलब इसमें डिफ्यूजन है ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के बीच में। तो एक कलर का कारण आप याद रखिएगा। इसका मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। तो देखिए आयरन घुलने के कारण से ये सॉइल रेड कलर और ये डिहाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो कलर की हो जाती है, यानी कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं तो येलोइश हो जाती है, लेकिन वैसे ही रेड कलर की देखने में मिलती है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। देखिए लेटराइट सॉइल इंपॉर्टेंट है। ये उन इलाकों में डेवलप होती है जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है और बारिश ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। ये कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज में पाई जाती है। इसमें सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट, जब इसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर डल जाते हैं तो इसमें अच्छी कल्टीवेशन की जा सकती है। लो ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है जो नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल है ज़मीन में पाया जाता है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर ह्यूमस कम होता है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर के कारण से जो बैक्टीरिया होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, वो जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये कैश्यू नट्स, टी एंड कॉफ़ी के लिए अच्छी मानी जाती है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका याद रखिएगा, लेटराइट सॉइल, और इसमें हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल वाले इलाकों में ये मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास में एरिड सॉइल। देखिए एरिड सॉइल ना बहुत ही सूखी सॉइल है। ये राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाकों में पाई जाती है और अच्छे से इरीगेट होने के बाद ही इसमें हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है और मॉइस्चर भी इसमें कम पाया जाता है। ये ड्राई क्लाइमेट में मिलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसमें इवेपोरेशन बहुत फास्टर होती है। सॉल्ट का कंटेंट इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इस सॉइल में। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, और कॉमन सॉल्ट को बनाने के लिए हम वाटर को इवेपोरेट करते हैं इन इलाकों में। कुछ इस तरीके की होती है एरिड सॉइल। तो बिल्कुल सूखी सी ज़मीन होती है, लेकिन प्रॉपर इरीगेशन पानी की सिंचाई के बाद में इस पर कल्टीवेशन किया जा सकता है। जो लास्ट सॉइल है हमारे पास वो है फॉरेस्ट सॉइल। ये ज़्यादातर हिली एंड माउंटेन एरियाज में पाई जाती है जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं। फीचर्स डिफर्स बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से इस सॉइल का जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ये थोड़ी लोमी होती है, पानी इसमें नीचे तक चला जाता है। सिल्टी इन वेली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड, यानी चूरेदार होती है अपर स्लोप्स में। सिल्ट इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरिस एंड एलिवियल फॉल्स आर फर्टाइल, और नीचे की तरफ की जो ज़मीन इसकी पाई जाती है वो थोड़ी सी फर्टाइल होती है। तो देखिए जो कोर्स ग्रेन वाली बात हो रही थी वो क्या है, देखिए यहाँ से जो ऊपर की तरफ है थोड़ी सी लोमी है, पानी नीचे तक आ जाता है, और नीचे की तरफ से थोड़ी ड्राई होती है, ठीक है, थोड़ी चूरेदार होती है। तो इस तरीके की हमारी फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है, ज़्यादातर माउंटेन एरियाज में मिलती है। अब हम समझेंगे सॉइल इरोजन क्या है और सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले सॉइल इरोजन होता क्यों है। सॉइल की अपर लेयर का हट जाना तो कहलाता है शीट इरोजन। फिर उसमें छोटे छोटे अगर ग्रूव्स बन जाएं तो कहलाता है रिल इरोजन, और उनमें से पूरे पूरे रास्ते निकल आए उन्हें कहते हैं गली इरोजन। गली इरोजन बहुत बुरा होता है, उसमें पूरी की पूरी फर्टाइल सॉइल खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले नेचुरल वेस्ट क्या है सॉइल इरोजन के, देखिए हवा के कारण से, हवा के बहने के कारण से अपर लेयर ऑफ सॉइल निकलती चली जाती है। ग्लेशियर एंड वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन, पानी और ग्लेशियर्स के पिघलने से भी, पानी के बहने से सॉइल इरोजन होता है ज़्यादा मात्रा में। ये नेचुरल प्राकृतिक कारण है जिससे सॉइल इरोजन होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिफॉरेस्टेशन, देखिए होता क्या है, जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन को पकड़ के रखती हैं। पानी का फ्लो बहुत तेज़ी से आने के बावजूद भी पेड़ों के कारण से वो ज़मीन इरोज नहीं होती, लेकिन डिफॉरेस्टेशन के बाद में पेड़ हट जाते हैं, ज़मीन एक्सपोज हो जाती है पानी और हवा के लिए, और सॉइल इरोजन होती है। ओवर ग्रेजिंग के कारण से प्रॉब्लम आती है, घास फूस हटने के कारण से ज़मीन हटती चली जाती है, ऊपर की लेयर हटती चली जाती है। कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, इससे सबसे सॉइल इरोजन होता है। कैसे रोका जा सकता है, तो सबसे पहले है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर देखिए क्या होता है, एक ज़मीन को लिया जाता है और ज़मीन के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं जिसके अंदर में खेती की जा सके, और बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है जिससे सॉइल इरोजन को रोका जा सके। इसका मैं फोटोग्राफ आपको दिखाता हूँ। देखिए स्ट्रिप इरीगेशन में ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स छोड़ी जाती हैं जिनकी वजह से जो वाटर का फ्लो है, भाई ये स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। पानी आता भी है तो उसके बहाव में इतनी फोर्स नहीं होती कि पूरे के पूरे पौधों को हटा सके, और इन छोटे छोटे स्ट्राइप्स के बीच में हम
घास फूस लगाते हैं। घास फूस लगाने से क्या हो जाता है कि जो ज़मीन होती है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहती है। घास की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन को पकड़े रहती है, जिससे सॉल्यूशन ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटिंग शेल्टर बेल्स। तो शेल्टर बेल्स में क्या किया जाता है, एक ज़मीन ली जाती है जिस पे खेती हो रही है, उसके किनारे किनारे पर पेड़ लगा दिए जाते हैं जिससे हवा और पानी के फ्लो को रोका जा सके। देखिए इसमें क्या किया गया, यहाँ तो खेती होगी और इसके किनारे किनारे पे क्या लगा दिए गए, ये पेड़ लगा दिए गए जो कि शेल्टर बेल्ट का काम करते हैं। इसको शेल्टर कर देते हैं, बचा देते हैं हवा और पानी के फ्लो से। हिली एरियाज पे सॉइल इरोजन रोकने के लिए कॉन्ट्रोल प्लोइंग का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन पर ऐसे कॉन्ट्रोल्स बना दिए जाते हैं, ये स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। जैसे स्पीड रोकने के लिए होता है ना, तो वाटर के फ्लो को रोक देते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पानी रुक जाता है, यहाँ रुक जाता है। तो ऐसे करके ज़मीन की जो फ्लो है, ज़मीन का पानी का जो फ्लो है वो सॉइल इरोजन नहीं होने देता। हिली एरियाज पे देखिए ये है, ये ऐसे कॉन्ट्रोल्स बना दिए गए अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स, जिससे क्या होता है, पानी का जो बहाव है वो सॉइल इरोजन नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेरेस फार्मिंग। तो देखिए टेरेस फार्मिंग मेनली हिली एरियाज पर ही हो सकती है। इसके अंदर में ये जो इलाका है इसमें अलग अलग ये स्टेयर्स की तरह बना दिया जाता है, डिफरेंट टेरेसेस बना दिए जाते हैं, उनके ऊपर खेती चलती है जो कि पानी के फ्लो को क्या करती है, कम कर देती है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होती है। ये ज़्यादातर टी क्रॉपिंग एंड कॉफ़ी क्रॉपिंग के लिए काम में आते हैं। आई होप आप सभी को चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और ये क्वेश्चंस आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर कहीं से तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला एमसीक्यू हमसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है। तो रिसोर्सेज को बायोटिक और एबायोटिक बेसिस पे बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास में डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द इंडिविजुअल्स। हाँ भाई, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अपने लालच के लिए लोग रिसोर्सेज को डिप्लीट करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, ये भी दिक्कत है, कुछ के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिना सोचे समझे एक्सप्लॉइट करना रिसोर्स को, ये भी प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम नहीं है, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बल्कि बेटर है हम लोग के लिए। The Rio Convention endorsed the global forest principles and adopted which of the following for achieving sustainable development in the 21st century। तो देखिए एजेंडा 21 रियो दी जेनेरियो एक जगह है, ब्राजील की कैपिटल है, वहां पर एक कन्वेंशन यानी एक मीटिंग बैठी थी जिसपे ग्लोबल डिस्कशन किया गया था अपने एनवायरमेंट को लेकर। तो एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था फॉर ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड। ठीक है, इन सिद्धांत को हर देश अडॉप्ट करेगा और ऐसे डिफरेंट मेजर्स निकाल के आएगा जिसकी मदद से फॉरेस्ट को, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जा सके। Next up, which of the following conference was convened to discuss the environmental protection and socio-economic development at the global level in 1992। तो हमारे पास ये था रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट। तो जिसने सबसे पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो, सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट लोगों का हो 1992 में इस पर डिस्कस किया। तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। अर्थ समिट क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के लीडर्स आए थे डिस्कशन करने के लिए। हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता क्या है? बिकॉज ऑफ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हाँ भाई, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि किसी के पास तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल हैं, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो यही सबसे बड़ा कारण है रिसोर्स प्लानिंग करने का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफर टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से किसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जा सकता है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीपल, डेवलपमेंट दैट मीट्स द डिजायर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल द कम्युनिटीज। तो मेन बस इसमें यही है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। ऐसा डेवलपमेंट करें हम रिसोर्सेज का कि आज की जरूरतें तो पूरी हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्रम बताना है, वो सीक्वेंस बताना है कैसे लैंड डिग्रेडेशन होता है बाय परसेंटेज। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला पहले, फिर उससे कम पे। तो देखिए सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, वो होता है वाटर इरोडेड एरिया से। जहाँ वाटर इरोजन सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज है। उसके बाद में हमारे पास फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, फिर हमारे पास आता है विंड इरोडेड एरिया, और सबसे कम परसेंटेज में हमारे पास सलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स। एल्कलाइन मतलब बेस ज़्यादा डिपॉजिट होना। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण होता है ओवरग्रेजिंग, ज़रूरत से ज़्यादा पानी चला देना ज़मीन पर, जिससे उसके सारे नेचुरल जो फर्टिलिटी है वो नीचे बैठ जाती है और सॉइल की जो ज़मीन की जो क्वालिटी है उस पर असर पड़ता है। तो पंजाब में ओवर इरीगेशन की प्रॉब्लम है। किस स्टेट के अंदर में लैंड डिग्रेडेशन ओवर ग्रेजिंग के कारण से होता है? ज़रूरत से ज़्यादा जब गाय भैंस बकरियां जब चढ़ जाते हैं ज़मीन को, घास खत्म कर देते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत है महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट। सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या भाई? डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटना। पेड़ काटने के कारण से सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है हमारी ज़मीन का।
डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज सिवियर लैंड डिग्रेडेशन, किस स्टेट में बहुत ज़्यादा माइनिंग होने के कारण से लैंड डिग्रेड हो गया, तो है उड़ीसा। उड़ीसा में मिनरल्स निकालने के लिए इतना डिफॉरेस्टेशन हुआ है, इतनी माइनिंग हुई है, जिस कारण से लैंड डिग्रेड हो गया है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, सबकी जरूरतों के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी गांधी जी ने। अरुणाचल प्रदेश पे अबेंडेंट वाटर है, अच्छा खासा पानी की मात्रा है, लेकिन किस चीज़ की कमी है भाई? वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उससे बिजली बनाने का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण से प्रॉब्लम हो रही है। 1 से 5 साल तक के बीच में किसी जमीन को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना क्या कहलाता है? फैलो लैंड। और करंट फैलो लैंड कौन सा होता है? 1 साल के अंदर अभी छोड़ा गया, 3 महीने 4 महीने, और 1 से 5 साल तक के लिए फैलो लैंड एंड अदर करंट फैलो लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इंक्लूडेड गांधीयन फिलोसफी ऑन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल वो किताब थी जिसमें गांधी जी की फिलोसफी का इस्तेमाल किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास? रिवर डेल्टास नाम आती है भाई, क्या लगाना है भाई? एल्यूवियल सॉइल रिवर डेल्टास में पाई जाती है, ईस्टर्न कोस्ट के। आइडेंटिफाई द सॉइल विच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन, जो लगभग रेड टू ब्राउन होती है। और सलाइन, सलाइन यानी नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो देखिए भाई एरिड सॉइल, एरिड सॉइल में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, और नमक बनाने के लिए वाटर को इवेपोरेट कर दिया जाता है, जिससे सॉल्ट फॉर्म होता है। जो रेड सॉइल होती है वो रेडिश कलर की क्यों हो जाती है? तो मैंने बताया था डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स और आयरन के मिलने के कारण से ये रेड कलर की। किस प्रकार की सॉइल इज मोर कॉमन इन द पेडिमोन प्लेन्स? प्लेन के इलाके में जो सॉइल पाई जाती है वो वैसे तो एल्यूवियल सॉइल है, और इसमें तेराई, शोज, द्वास, भाबर, खादर, ये सब, भांगर खादर, ये सब क्या है? ये सब एल्यूवियल सॉइल के टाइप्स हैं, तो ये एल्यूवियल सॉइल हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है द लोअर होराइजन ऑफ द एरिड सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट। कैल्शियम कंटेंट का ज़्यादा होने का कारण से लोअर होराइजन यानी जब नीचे की तरफ जाएंगे तो कंकड़ पत्थर ज़्यादा मिलेंगे, तो कंकड़ होने का कारण क्या है? उसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है, याद रखिएगा, एरिड सॉइल के लिए। किस स्टेट के अंदर में टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है? तो जो हिल वाला एरिया है वहाँ किया जाएगा, तो इसमें सिर्फ हमारे पास उत्तराखंड है जिसमें हम टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। फ्लोइंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस टू डीएसिलेट द फ्लो वाटर, इसको क्या कहते हैं? फ्लोइंग अलोंग द कंट्रोल, कंट्रोल के चारों तरफ हमने फ्लो कर दिया है तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल फ्लोइंग, जिससे वो ब्रेकर का काम करता है और वाटर का जो स्लोप है वो बहुत धीमा हो जाता है, जिसके कारण से सॉल्यूशन नहीं होती। नेक्स्ट कह रहा है हमें मैच करना है कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ में, उनका ईयर दिया हुआ है, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन, कब रिसोर्स कंजर्वेशन की बात हुई रोम के अंदर? तो हुआ था 1968 में। गांधीयन फिलोसफी स्मॉल इज ब्यूटीफुल कब प्रेजेंट की गई? 1974 में। नेक्स्ट ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट ऑन सस्टेन डेवलपमेंट, कब ब्रुटलैंड कमीशन ने सस्टेन डेवलपमेंट की बात उठाई? तो ये हमारे पास उठाई थी 1987। और अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो कब हुआ? अभी मैंने बताया था 1992 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ए, 4, 3, 2 एंड 1। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, बे सोचे समझे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने से कौन सी ग्लोबल इकोलॉजिकल साइकिल आती है और कौन सा इसमें से एसोसिएटेड नहीं है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग तो होता ही होता है। ओजोन लेयर मेंटेनेंस नहीं, ओजोन लेयर डिप्लीशन होना चाहिए था, ओजोन लेयर मेंटेनेंस नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज लीड टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स? प्लेन एरिया पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी आती है भाई? रनिंग वाटर। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, तो हमारे पास जो क्लूज दिए हैं उससे हमें एक सॉइल को पहचानना है। तो देखिए डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल होती है लेटराइट सॉइल के केस में। ह्यूमस का कंटेंट कम होता है एंड फाउंडेड हिली एरियाज कर्नाटका, जहाँ पे टी, कॉफी ये सब उगते हैं, कैश्यू नट्स, तो ये हमारे पास हो गई लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी पुट टाइडल एनर्जी? देखिए टाइडल एनर्जी बार बार रिप्लेनिश हो सकती है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी यानी रिन्यूएबल सोर्स का टाइप है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्लूज, तो देखिए सैंडी इन टेक्सचर, तो ऑब्वियसली एरिड सॉइल है, ह्यूमस कम होता है, मॉइस्चर भी बहुत कम होता है, और ये ड्राई क्लाइमेट में पाई जाती है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डेजर्ट सॉइल यानी कि एरिड सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टू रिड्यूस सॉल्यूशन, किससे सॉल्यूशन कम नहीं होता? क्रिएटिंग डीप चैनल्स, भाई इसी से नहीं होता, ये तो खुद ही सॉइल इरोजन है। सॉइल इरोजन का थर्ड लेवल है ये, जिसमें बहुत बुरी स्थिति हो जाती है सॉइल की। और गलीज मेक इट ईजियर फॉर द सॉइल टू गेट इरोडेड, गलीज बनने के कारण से, थोड़ा गैप हो जाने के कारण से इजीली इरोजन होता है, जिसमें से पानी बहता है और जिससे रेवीन्स बनते हैं। जो चंबल रेवन बेसिन है मध्य प्रदेश में, वो इसी का ही क्या है? एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो देखिए एल्यूवियल सॉइल जो होती है उसमें सैंडल सिल्ट होता है, हाँ जी भाई होता है, तो ऑप्शन तो यही हो जाएगा जो ही करेक्टली मैच है। देखिए ब्लैक सॉइल में सॉल्ट कंटेंट नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एरिड सॉइल में आयरन का डिफ्यूजन नहीं होता, वो रेड एंड येलो सॉइल में होता है। और लेटराइट सॉइल लावा फ्लो की नहीं बनती, इग्नियस रॉक बनते हैं लावा फ्लो के, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्टली मैच। एम गेव हिज फ्रेंड क्लूज अबाउट अ टाइप ऑफ सॉइल, एक एम ने अपने फ्रेंड को एक सॉइल दी जो कि कॉटन उगाने के लिए यानी कि ब्लैक सॉइल है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज प्रोवाइडेड बाय एम वुड बी यूजफुल, किससे वो कौन सा क्लू दें कि वो उससे पहचान पाए कि ये ब्लैक सॉइल है। तो देखिए ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, तो पहला वाला तो क्लू कंफर्म देना ही देना पड़ेगा। येलो हो जाती है हाइड्रेटेड फॉर्म में, नहीं, ये तो भाई रेड और येलो सॉइल का है। कंकड़ और भांगर के नोड्यूल से, नहीं भाई, वो एल्यूवियल सॉइल है। एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ये भी नहीं है, वो तो भाई लेटराइट है। तो हमारे पास सिर्फ क्लू नंबर 1 ही हमें देना पड़ेगा, जिससे हम बता सकते हैं कि भाई ये एक ब्लैक सॉइल है। स्टेटमेंट 1 हमसे कह रहा है लैंड इज अ रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, जमीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लैंड कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। बिल्कुल ठीक भाई, बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं अपनी अपनी जगह पर। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल, हाँ भाई ये क्ले मटेरियल की बनती है, और ये मॉइस्चर को भी होल्ड कर लेती है। तो बोथ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये हमने फीचर्स में याद भी करे थे। एलिवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन हाफ प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, नहीं भाई हाफ नहीं है, मोस्टली यही इसमें प्रेजेंट होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। हम बढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक लिविंग थिंग से डिराइव और ए बायोटिक नॉन लिविंग थिंग से डिराइव। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखकर याद कीजिएगा मेरे साथ साथ, ऐसा डेवलपमेंट जो कि बिना एनवायरमेंट को डैमेज किए हो। रिसोर्सेज का ऐसा डेवलपमेंट जो बिना एनवायरमेंट को डैमेज किए हो और प्रेजेंट जनरेशन की सारी जरूरतें पूरी हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पंजाब में क्या मेन कारण है जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो सबसे बड़ा कारण है भाई ओवर इरीगेशन। अब कैसे होता है वो समझते। हाउ इज ओवर इरीगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो सबसे पहले देखिए, ज़्यादा इरीगेशन होने से सॉइल की एल्कनिटी भर जाती है, जिसके कारण से वो इनफर्टाइल हो जाती है और सॉइल अनसूटेबल रहती है फिर कल्टीवेशन के लिए, जिस कारण से लैंड डिग्रेडेशन माना जाता है। झारखंड में माइनिंग एक्टिविटीज़ कैसे ज़मीन को डिग्रेड करती हैं। तो भाई माइनिंग साइट्स को छोड़ दिया जाता है उसमें से मिनरल्स निकालने के बाद में, जिससे बहुत गहरा स्कार एक्सपोज हो जाता है, यानी कि ओपन खुला हुआ इलाका एक्सपोज हो जाता है। एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग, ओवरबर्डनिंग मतलब है उसके ऊपर जो चीज़ें होती हैं, मशीन्स वगैरह हो गई, सॉइल हो गई और पेड़ पौधे हो गए जो थोड़े बहुत बच गए हैं, वो उस पर ओवरबर्डनिंग करते हैं, जिस कारण से क्या होता है वो ज़मीन डिग्रेड हो जाती है बुरी तरीके से। तो झारखंड में माइनिंग के कारण से ज़मीन क्या होती है, डिग्रेड होती है। क्वेश्चन है सीमेंट इंडस्ट्री क्यों रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। तो देखिए मिनरल प्रोसेसिंग, मिनरल को प्रोसेस करने में, जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट। लाइमस्टोन को ग्राइंड करने के टाइम पे, क्योंकि सीमेंट में लाइमस्टोन डलता है, थोड़ा आयरन डलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट बनती है जो कि आसपास के एटमॉस्फेयर में होती है। ये ज़मीन के ऊपर बैठना शुरू कर देती है, जिससे ज़मीन और पानी के बीच में गैप आ जाता है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है और ज़मीन इनफर्टाइल हो जाती है। तो याद रखिएगा, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन के कारण से बहुत डस्ट एटमॉस्फेयर में आती है, जो कि वाटर को, सॉइल को क्या करती है, वो खराब कर देती है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। और क्योंकि एक लेयर ऊपर जम चुकी है, तो पानी भी सॉइल के अंदर प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाता। माइनिंग की प्रॉब्लम किन किन जगहों पर है। तो देखिए झारखंड तो मेन है ही है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। किस प्रकार की सॉइल सबसे ज़्यादा भारत में फैली हुई है। तो भाई एल्यूवियल सॉइल, और एल्यूवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल भी होती है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स। तो देखिए कैश्यू नट्स लेटराइट सॉइल, याद रखिए, टी, कॉफी, कैश्यू नट्स ये सब लेटराइट सॉइल में अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। 3 स्टेट बताइए जिसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो देखिए ये डेक्कन प्लेट्यू के आसपास की जगह है, सेंट्रल जो हमारा सेंट्रल आइलैंड प्लेट्यू है उसके आसपास की जगह है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट है जहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। तो किस सॉइल के अंदर में मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, ये तो पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए, ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। इंटेंस लीचिंग, ज़्यादा पानी होने से जो थोड़े से मिनरल्स हैं ज़मीन के नीचे बैठ जाते हैं। तो ये किस सॉइल टाइप की सॉइल में होता है। तो लेटराइट सॉइल में देखा गया है। लेटराइट सॉइल इज द रिजल्ट कैसे बनती है, जब बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। वाई इन सम पार्ट्स इज रेड एंड येलो इन कलर। कुछ जगहों पर जो सॉइल है वो रेड और येलो कलर की क्यों है। तो रेड का कारण सुनिएगा, द सॉइल डेवलप्स, याद कीजिए, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव आयरन डिफ्यूज्ड। उन पत्थरों के अंदर आयरन डिफ्यूज होता है, जिससे वो लाल कलर के हो जाते हैं। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में डिफ्यूज होते हैं तो ये येलो कलर के हो जाते हैं। ये कीवर्ड्स फटाफट से याद कीजिए। क्वेश्चन आ गया कि भाई लीचिंग क्या है और कौन सी सॉइल से डेवलप होती है। तो लीचिंग ऐसा प्रोसेस है जिससे सॉइल के न्यूट्रिशन वॉश अवे हो जाते हैं ज़्यादा बारिश आने के कारण से, और इससे हमें पता है भाई लेटराइट सॉइल डेवलप होती है। एरिड सॉइल बाकी सॉइल से क्यों डिफरेंट है। एरिड सॉइल हैव कंकड़ लेयर्स, इसके अंदर कंकड़ की लेयर होती है, डेट इंक्रीज इन कैल्शियम कंटेंट, जो नीचे जाने पर कैल्शियम का कंटेंट बढ़ाती है। तो याद रखिएगा, एरिड सॉइल में नीचे जाने पर कैल्शियम का कंटेंट बढ़ जाता है। ऐसे लैंड के बारे में बताना है जिसमें डीप चैनल्स बने होते हैं, जो कि कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं होता, उसे हम बैड लैंड कहते हैं। किस मेथड से सॉइल इरोजन पर चेक रख सकते हैं, यानी जैसे सॉल्यूशन ना हो, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, हमने इसका फोटो देखा था, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रोल फ्लोइंग कर सकते हैं, ये सब मेथड है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, अच्छे से याद कीजिए।
कॉन्टूर प्लोइंग के इंपॉर्टेंस बताइए, तो कॉन्टूर प्लोइंग हेल्प्स प्रिवेंशन यानी रोकना सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय द वाटर एंड विंड। हवा और पानी के कारण से सॉल्यूशन होती है, जो कॉन्टूर्स क्या करते हैं उसके स्पीड फ्लो को कम कर देते हैं, जिससे जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होता है। एक एग्जाम्पल दीजिए गली इरोजन का, तो गली इरोजन में कहा था जो थोड़ा बहुत सॉइल इरोजन है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है, बीच में जगह निकल जाती है, तो गली इरोजन देखा जाता है चंबल के बेसिन में, जहाँ पे वेयर सच लैंड्स आर कॉल्ड रेविन्स। तो बीच में जगह निकल गई है, जमीन पूरी की पूरी क्या हुआ, पट गई है दोनों तरफ से इरोजन के कारण से बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो रेविन क्या होता है ये भी याद करते हैं। रेविन आर स्मॉल नैरो स्टीप्स, छोटे छोटे नैरो स्टीप्स होते हैं, वैली सी होती हैं, जो कि बहुत बड़े इरोजन के कारण से बहुत टाइम तक वहाँ से पानी गुजरने के कारण से क्रिएट हो जाती हैं। टेरेस कल्टीवेशन का क्या रोल है, तो टेरेस कल्टीवेशन मेनली हिली एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें लाइन ऑफ स्लोप बना दी जाती हैं जो कि स्पीड ऑफ वाटर को कम करते हैं और जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। तो ये सभी लोग लाइन अच्छे से लिख लें अपनी कॉपी में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन वी क्लासीफाई रिसोर्सेज। बहुत आसान क्वेश्चन है। ओरिजिन के बेसिस पर बायोटिक, ए बायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। और स्टेटस और डेवलपमेंट के बेसिस पर पोटेंशियल, डेवलप, रिजर्व एंड स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमसे कह रहा है कि इंडिया के पास कई प्रकार के रिसोर्सेज हैं ठीक ठाक मात्रा में, और कुछ रिसोर्सेज बहुत कम मात्रा में है। इसका मतलब हमें आंसर करना है कि हमारे देश में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का नहीं है। कुछ जगहों पे कुछ स्पेसिफिक रिसोर्स ज़्यादा हैं, कुछ पर बिल्कुल कम है। इसका एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनिएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिनरल्स तो हैं अच्छे खासे, कोयले के डिपॉजिट भी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में ठीक ठाक मात्रा में हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। स्टेट ऑफ राजस्थान में बहुत अच्छी मात्रा में सोलर और विंड एनर्जी का पोटेंशियल है, लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है। और कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख में बहुत अच्छा कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बना हुआ, और कुछ वाइटल मिनरल्स वहाँ अवेलेबल नहीं है। इस आंसर को तैयार करने के बाद आप काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। क्या क्या दिक्कतें ह्यूमन बींग्स को फेस करनी पड़ती हैं रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने के बाद में, इंसानों को क्या दिक्कत है। तो पहला भाई, अगर हम एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे उससे क्या होगा, वो डिप्लीट कर देगा, कम कर देगा दियर स्टॉक थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया भर में जो उसका स्टॉक है उसकी वैल्यू, उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। रिसोर्सेज का कुछ हाथों में आ जाना, फ्यूअर हैंड्स में आ जाना, वो सोसाइटी को रिच और पुअर में डिवाइड कर देगा, जिससे सोशल इंजस्टिस होगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिससे दुनिया भर में इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगी। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करने के कारण से होता है। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लें, ये कई सारे क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। सेम इस वाले क्वेश्चन के लिए भी है। देखिए, इसका आंसर याद करने से ना आप रिसोर्सेज को जुडिशियस यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स है वो सब दे पाएंगे। तो अगर हम रिसोर्सेज को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भाई जो इंडिस्क्रिमिनेटिव यूज है रिसोर्सेज का, उससे इन्वायरमेंटल और सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होंगी। रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हैं, और अगर हम उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसे डेवलपमेंटल एक्टिविटी में इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी सारे रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, एक बार यूज होने के बाद बन नहीं सकते, इसलिए हमें उसका जुडिशियस यूज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन इन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंसानों का क्या योगदान है, अब इंसान कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं रिसोर्स के डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले देखिए, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर। हम टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, कई सारे हमने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो पहला पॉइंट, हमने नेचर के साथ कनेक्ट किया है, टेक्नोलॉजी की मदद से इंस्टीट्यूशंस बनाया है जिससे देश का आर्थिक डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज। पानी रखा रखा कुछ नहीं करेगा, पेट्रोल रखा रखा कुछ नहीं करेगा, हमने उसका इस्तेमाल करके अपने लिए एक रिसोर्स क्रिएट किया है। जैसे रिवर एक नेचुरल एंडोमेंट है, लेकिन हमने उससे हाइडल पावर बनाई, हमने उससे इरिगेशन फैसिलिटी शुरू करी, हमने उससे बिजलियाँ बनाना स्टार्ट किया, हमने उसको कंट्रोल करके आगे के फ्लड को रोकने की कोशिश करी। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर रिसोर्सेज। इंसान खुद अपने आप में रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो अपने इंटेलिजेंस की मदद से नए रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आंसर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख कर याद कीजिएगा। हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करते टाइम सस्टेनेबिलिटी वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल दीजिए कि भाई सस्टेनेबल होना चाहिए हमें। तो सबसे पहला तो देखिए, इट एम्स एट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ टुडे। आज की जरूरतें पूरी करता है बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए। सस्टेनेबिलिटी की मदद से ये इंश्योर हो जाता है कि इकोनॉमी का ग्रोथ होगा कंटिन्यूसली, और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी भी होगा विद बेटर एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। तो ये 3 वर्ड याद रखिएगा। सस्टेनेबिलिटी पुट अ चेक ऑन ओवर यूज। ये चेक करता है कि कहीं रिसोर्सेज का ओवर यूज तो नहीं हो रहा। एंड प्रमोट्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज को बचाता है, उन्हें कंजर्व करता है फॉर फ्यूचर जनरेशन, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़े नहीं। नेक्स्ट, इट लेज एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर भी ध्यान देता है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को चेक भी करवाता है। तो देखिए, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, आप ये सारे पॉइंट्स में लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमको रिसोर्सेज की प्लानिंग की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, प्लानिंग एसेंशियल है, इसमें ये वर्ड जरूर लिखिएगा, रैशनल
एंड जुडिशियस यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जिससे हम उसका बहुत ही सोच समझकर और जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इंडिया के पास कई प्रकार की डाइवर्सिटी है, कई सारी रिसोर्सेज की, और हमें उनको प्लान करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं कि हमें उनको प्लान करना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वेरियस रिसोर्सेज इन डिफरेंट सेगमेंट। प्लानिंग की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास देश में अवेलेबल हैं अलग अलग जगहों पे, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेप के अंदर में हम सर्वे ही करते हैं। दूसरा, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम कंजर्व कर पाते हैं अगर हम उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में इस्तेमाल करेंगे। हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द रीजन दैट हैव एक्यूट शॉर्टेज। जिन जगहों के पास में वो रिसोर्स नहीं है वहां तक हम उसे अवेलेबल करवाएंगे, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू हमें मालूम चल जाएगा कि किन किन जगहों पर उन रिसोर्सेज की आवश्यकता है। रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, और बचे कुछ रिसोर्सेज पे हम ध्यान रख पाएंगे, ट्रैक रख पाएंगे कि भाई कितना बाकी है, और फ्यूचर जनरेशन की टेक केयर भी हो जाएगा अगर हम प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं भाई प्लानिंग होती कैसे है। ये अभी के अभी याद हो जाना चाहिए सभी को। रिसोर्स प्लानिंग बहुत आसान चीज़ नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हमें क्या हिसाब रखना पड़ता है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। हमें ये देखना पड़ता है कि किन किन जगहों पर कितना मटेरियल अवेलेबल है। इसमें सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन लगाना, किस प्रकार का है। जैसे कोयले की कई सारी ना कैटेगरीज होती हैं, पीट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रेसाइट होता है, उसको ध्यान में रखकर ही आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट, हमें उसके निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्लान बनाना है। एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं है, किस प्रकार के लोग चाहिए, हमें लेबर ज़्यादा चाहिए, इंजीनियर ज़्यादा चाहिए, किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है हमें वहाँ पर, तो ये सब ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स है उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से क्या करना होता है? मैच करना पड़ता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। What was the purpose of Earth Summit held in Rio de Janeiro in Brazil 1992? 1992 में जो अर्थ सुमिट बैठी, मीटिंग बैठी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और उसमें प्रिंसिपल ऑफ एजेंडा 21 भी बताना है। तो देखिए पूरा का पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। तो देखिए लाइन से याद कीजिएगा सभी लोग। द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो याद रखिए UNCED। तो पहली जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट बैठी वो हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है। ठीक है, ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है और ये जगह है जहां ये हुई थी। 1922 ईयर है। इसमें क्या बनाया था? एक एजेंडा फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाए गए थे। दिस कन्वेंशन, ये जो मीटिंग थी, उसने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। तो उसमें दो चीज़ों की बात हुई, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत जो फॉरेस्ट के लिए थे, और एजेंडा 21 जिससे सस्टेन डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में अचीव हो पाए। भाई हम कहते हैं ना सस्टेन डेवलपमेंट करो करो, तो कैसे करें वो बताया गया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स और एजेंडा 21 के अंदर में। अभी एजेंडा 21 क्या है, इसके सारे पॉइंट्स इसमें तैयार हो जाएंगे। तो पहला, इन एजेंडा 21 इसके दो प्रिंसिपल हैं। पहला, कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज के खिलाफ लड़ना। पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन, बीमारियों के खिलाफ लड़ना ग्लोबल कॉर्पोरेशन तालमेल के साथ में मिलजुल कर। ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई हम सब इस अर्थ के प्रति एक जिम्मेदारी शेयर करते हैं आपस में, हम एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल नीड्स अंडरस्टैंड करते हैं, हम दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है कई सारे देशों का आपस में। तो पहला, कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीजेस थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन, कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड्स। एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ ऑन इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, और हर लोकल गवर्नमेंट अपने इलाके के ऐसे ही लोकल एजेंडाज बनाएगी। तो ये भी बात इसके अंदर में की गई थी, सभी लोग अच्छे से याद करें। अब जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें कोई ना कोई क्लब बना हुआ या कुछ भी हुआ, वो उस आंसर से आपके तैयार हो जाएंगे, फिर आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन एट द इंटरनेशनल लेवल टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए? तो पहला याद करेंगे फटाफट से सभी लोग, क्लब ऑफ रोम। एक क्लब बना रोम के अंदर में जिसमें रिसोर्सेज कंजर्वेशन को पहली बार एक्नॉलेज किया गया बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से 1968 में। ईयर भी याद रखिएगा। तो पहला, क्लब ऑफ रोम। दूसरा, 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में अर्थ समिट बैठी जिसने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया, जिससे सस्टेन डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है 21st सेंचुरी में। नेक्स्ट, द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने के कई सारे की पॉइंट्स हमें समझाए। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप याद करिए, जिससे आप इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या चीज़ें की गई हैं उसका आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे किसी जगह की सॉइल पर असर पड़ता है, कौन सी सॉइल वहाँ बनेगी। तो सबसे पहला देखिए, जो बेड रॉक है, बेड रॉक मतलब हमारी अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो लेयर होती है उसमें सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो उसका पेरेंट रॉक है, वो कैसे डिकम्पोज हुआ है, उसके पार्टिकल्स टूट कर जो सॉइल बनी है वो डिटरमाइन करते हैं। उस पर कैसी वेदरिंग हुई थी। वेदरिंग का मीन्स होता है आसपास के एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ना, प्रेशर का, पानी का, क्लाइमेट का, उसे वेदरिंग कहते हैं। तो कैसे वो डिकम्पोज हुआ, तो जिस हिसाब से बेड रॉक, पेरेंट रॉक डिकम्पोज होता है उससे एक डिफरेंट प्रकार की सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, वो उसके सॉइल के फीचर्स पे असर डालता है। नेक्स्ट, क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस। आसपास का जो क्लाइमेट है वो उसकी वेदरिंग रेट पर असर रखता है, जिससे
उसके सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे असर पड़ता है, एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन, और आसपास कौन सी वेजिटेशन थी, वेजिटेशन के कारण से भी सॉइल के फीचर पे क्या पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ बेड रॉक, दूसरा हुआ क्लाइमेट, तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है ऊंचाई या नीचाई किसी एरिया की, तो वो भी असर डालती है। स्लोप असर डालता है, जैसे माउंटेन के ऊपर ना बहुत पतली लेयर होती है सॉइल की, क्योंकि पानी बहुत तेजी से बह रहा होता है, और जो प्लेन एरिया होता है उस पर बहुत थिक लेयर होती है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी जमा हो जाती है प्रॉपर अच्छे से। तो नेचर ऑफ रिलीफ भी डिटरमाइन करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी, स्लोप भी डिटरमाइन करता है। और टाइम, टाइम के कारण से भी भाई अलग अलग प्रकार की सॉइल में क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है, और टाइम के कारण से लेयर दर लेयर करके सॉइल क्या होती है, जमा होना शुरू होती है। तो इसलिए जो लोअर लेवल होता है उस पर अलग कंपोजिशन होता है, और अपर लेयर पे अलग कंपोजिशन होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बीच में एड ऑन हुई होती हैं। नेक्स्ट हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कैसे टेक्निकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई देश में हम सुनते तो कभी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उससे रिसोर्सेज का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो इसको समझाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे भाई टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उससे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं इन द फॉलोइंग मैनर। पहला, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ कन्वर्टेड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर टू कमर्शियल एग्रीकल्चर। पहले किसान सिर्फ अपने लिए उगाता था, अब बेचने के लिए उगाता है, जिससे ज़मीन का, सॉइल का बहुत ज़्यादा मात्रा में ओवर यूटिलाइजेशन होता है। तो देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ने से हुआ रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन। डैम ज़्यादा बनने से, डैम्स आर बिल्ट एंड रिवर इज टेकन टू फील्ड्स टू इरीगेट लैंड। डैम बनने की मदद से, कैनाल्स बनने की मदद से जो पानी है उसको हमने क्या करा, चैनलाइज कर दिया है फील्ड्स की तरफ में, जिससे वाटर रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। मिनरल्स को जमीन में से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी मशीन्स बन गई हैं, या मेटल निकालने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है भाई, फ्लाईओवर बन रहा है, डैम बन रहे हैं, उसमें कई सारा मिनरल इस्तेमाल होगा, उससे मिनरल डिप्लीट होता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ लेड टू अर्बनाइजेशन। आर्थिक व्यवस्था अच्छी होने से अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण ज़्यादा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा हुआ है, जिसमें रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा होती है। और ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी क्रिएट्स इंस्टीट्यूशन टू एक्सलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी तब होती है जब इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने कई प्रकार से हमारे रिसोर्स का कंजम्पशन बढ़ा दिया है। ठीक है, ऐसी 5 ह्यूमन एक्टिविटीज हमें बतानी है जो कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, किस कारण से भाई, माइनिंग एक्टिविटी के कारण से। कहाँ पर हमने पढ़ा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जिसमें लैंड डिग्रेड हो गया है क्योंकि माइनिंग साइट्स को छोड़ दिया जाता है, जिससे काफ़ी बुरा असर पड़ता है वहाँ की ज़मीन पर। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन पर ग्रेजिंग होने के कारण से वो लैंड डिग्रेड हो जाता है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ग्राइंड होने के कारण से वो डस्ट सॉइल के ऊपर जाकर बैठ जाती है, जिससे पानी उसके भीतर नहीं जा सकता और लैंड डिग्रेड हो जाता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एज वेस्ट, हम कई सारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ज़मीन पर ही छोड़ देते हैं, जिससे ज़मीन और पानी क्या होते हैं भाई, पॉल्यूट हो जाते हैं। और पंजाब हरियाणा जैसी जगहों पे ओवर इरीगेशन जैसी प्रॉब्लम के कारण से वाटर लॉस हो जाता है, जिससे ज़मीन की एल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी बढ़ जाती है और लैंड डिग्रेड हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स याद करिए लिखकर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई लैंड डिग्रेडेशन क्या है और कुछ तरीके बताइए जिससे लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सके। तो लैंड डिग्रेडेशन का सिंपल मतलब है कंटिन्यूअस लैंड यूज़, लगातार ज़मीन का इस्तेमाल करना बहुत लंबे समय तक बिना किसी एप्रोप्रिएट मेजर्स को लिए, जिससे ज़मीन क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। इसको कंट्रोल करने का तरीका है भाई, पहले तो एफॉरेस्टेशन कीजिए, पेड़ लगाइए। ग्रेजिंग वाले इलाकों का प्रॉपर मैनेजमेंट रखिए, जिससे कितना ग्रेजिंग हो रहा है इस पर हिसाब किताब रख सकें। उन जगहों पे थॉर्नी बुशेस वगैरह लगाइए जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, सैंड ड्यून्स हैं, जिससे ज़मीन को होल्ड करके रखें। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्चार्ज कीजिए, जिससे क्या हो, लैंड और वाटर पॉल्यूट ना हो। शेल्टर बेल्स बनाइए, शेल्टर बेल्स हमने पढ़ा था ना, किनारे किनारे पर पेड़ लगा देने से सॉइल इरोजन और वाटर इरोजन नहीं होता है। और माइनिंग एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल रखकर उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन कम हो जाता है। 5 प्रकार की सॉइल्स, उनके फीचर्स। तो सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फैली हुई है, इसमें ये रिवर के किनारे पे पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टास के आसपास में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, नर्दर्न प्लेन्स पे पाई जाती है एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे पाई जाती है। ये बहुत फर्टाइल सॉइल होती है और ड्यू टू हाई फर्टिलिटी ये ज़्यादातर पॉपुलेटेड वाले इलाकों में होती है, या हम ये कह सकते हैं जहाँ एल्यूवियल सॉइल है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है नेचुरली, और बहुत इंटेंसली इसके ऊपर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। ब्लैक सॉइल को रीगा सॉइल भी कहते हैं और ये कॉटन को उगाने के लिए बेस्ट मानी जाती है। ये कैसे बनती है, याद रखिए, इट इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के वेदरिंग के बाद में ब्लैक सॉइल बनती है, याद कीजिए इस बात को। कहाँ कहाँ पाई जाती है इसको याद कीजिएगा। और इसके अंदर में कॉटन सबसे अच्छी उग पाती है। रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक वाले इलाकों में पाई जाती है, जहाँ पे आयरन डिफ्यूज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ में, और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो येलो कलर की होती है। तो इन पॉइंट्स को सभी को आपको याद रखना अच्छे। लेटराइट सॉइल इंटेंस लीचिंग के कारण से बनती है, ये हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा था, जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है और इसमें टी, कॉफी, कैश्यू नट्स अच्छे से उग पाते हैं। एरिड सॉइल वहाँ पाई जाती है जहाँ पे भाई सैलिनिटी, सैंडी ड्यून ज़्यादा होते हैं, जिसमें पानी कम होता है, ह्यूमस कम होता है, और इसको अच्छे से इरीगेट करने के बाद में एग्रीकल्चर लाइक अवेलेबल कर लिया जाता है। ये मेनली राजस्थान के इलाकों में पाई जाती है।
फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज, जहाँ पे एडिक्वेट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं। इन द स्नो कवर्ड एरिया दिस सॉइल इज एसिडिक एंड हैज़ लो ह्यूमस कंटेंट, जहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है तो ये थोड़ी सॉइल एसिडिक हो जाती है और इसमें ह्यूमस का कंटेंट कम हो जाता है। आई होप अब आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, और जो पॉइंट्स आपने मेरे साथ साथ कॉपी में लिखे हैं आपको बार बार उन्हीं को ही अच्छे से रिवीजन करना है। आपका दिन शुभ हो।